हेलो गाइस, क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिनको लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोल रहे थे। उनको इम्प्रूव करने के लिए नया मॉडल दिया गया दैट इज नोन एज बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट या डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने बोहर मॉडल को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की। उन डेवलपमेंट्स के बारे में या उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अगर हम उन डेवलपमेंट्स की बात करें तो दो डेवलपमेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया बोहर मॉडल को डेवलप करने में। पहला है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका वेव लाइक नेचर भी होता है और उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव लाइक नेचर का मतलब इस तरह का वेव के फॉर्म में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं या फिर पार्टिकल के फॉर्म में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकते हैं। तो पहला जो डेवलपमेंट था इसके बारे में, ड्यूअल नेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ड्यूअल नेचर के बारे में बोहर मॉडल से पहले काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनसे एस्टैब्लिश हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है। कैसे होता है? तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनती कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितने टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इन सभी को सबसे पहले हमें समझना होगा, तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल कैरेक्टर या ड्यूअल नेचर समझ पाएंगे। उसके बाद में हमें समझना होगा कि ये जो वेव लाइक नेचर की बात कर रहे हैं तो वेव लाइक नेचर कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। पार्टिकल लाइक नेचर की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल लाइक नेचर कैसे होता है, कौन कौन से फिनोमिना हैं जिनसे हम पार्टिकल लाइक नेचर समझ सकते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी प्रॉपर्टी पार्टिकल लाइक होती है, उनका नेचर पार्टिकल लाइक होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। लेकिन हाँ, ये एटॉमिक मॉडल से डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है। ये एटॉमिक मॉडल यानी कि बोहर मॉडल जो है उसको डेवलप होने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से या जिनके इन्फ्लुएंस से बोहर मॉडल डेवलप हुआ। और दूसरा जो एक डेवलपमेंट या एक्सपेरिमेंट है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में भी बोहर मॉडल से पहले ही एक्सपेरिमेंट्स हुए, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है, इसके बारे में बोहर मॉडल से पहले ही दिया गया। तो बोहर ने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखा कि जो एटम होता है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, तो इसको भी एक्सप्लेन किया जा सके ऐसा मॉडल दिया जाना चाहिए। तो पहले हम ड्यूअल नेचर के या ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा टॉपिक थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन बाद में इस वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल हैं जो डायरेक्ट ही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, और न्यूमेरिकल्स इतने सिंपल हैं कि अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, तो आप आराम से एक बार में ही क्वेश्चन कर पाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। हाँ, ये वाला जो पार्ट जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा थ्योरी है। एक कनेक्शन के लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, मैं शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखो, मिड 19th सेंचुरी यानी कि बोहर मॉडल से पहले फिजिसिस्ट जो हैं वो एक्टिवली स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हीट किया, उसको हीट करेंगे तो वो कुछ रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और जब हीट हो जाएगा तो कुछ रेडिएशंस को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इनके एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में एक्टिवली स्टडी कर रहे थे। और इस तरह के रेडिएशंस जो एक ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट से इमिट होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट इनको एब्जॉर्व करता है, उनको बोलते हैं हम थर्मल रेडिएशंस। क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशंस।
और बाद में पता चला कि थर्मल रेडिएशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही होते हैं, या यूँ कहें कि जो थर्मल रेडिएशन है वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, जिनकी वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ होती हैं। अब देखो यहाँ पे यार ये जो थर्मल रेडिएशंस वाले जो लॉज दिए गए ना वो 1850 में दिए गए, ध्यान से समझना, इसको समझने की बात इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो थ्योरी दी गई सबसे पहले वो किसने दी, मैक्सवेल ने दी, वो 1870 में। देखना दो डेट हैं, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, डेट सिर्फ आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 8050 और 8070 यानी कि थर्मल रेडिएशंस की स्टडी पहले की गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाद में हुए, और इनका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन तो इसने हर्ट्ज ने किया और वो और बाद में किया, ठीक है। तो यानी कि ये 20 ईयर, लगभग 20 ईयर का डिफरेंस रहा ये प्रूव होने में कि जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो भी, उनका भी नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है, ठीक है। तो पहली बात ये हुई कि यहाँ पे थर्मल रेडिएशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेव्स के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। वी विल लर्न सम फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को तो समझ लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे बनते हैं, कैसे कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तभी तो हम ये वेव नेचर को समझ पाएंगे। वेव नेचर को आप आराम से समझ जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो मैक्सवेल, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ही है। मैक्सवेल ने जो बताया वो इस पूरे एक पैराग्राफ में ही कॉन्सेंट्रेटेड करके लिख दिया गया है, इसको समझिएगा अच्छे से। देखो, जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉम्प्रिहेंसिव explanation about the interaction between charged bodies and behavior of electric and magnetic on microscopic level। अब ये जो बताया उन्होंने, क्या बताया, ध्यान से समझना, ये जो थ्योरी है, he suggested that when electrically charged particle move under the acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in form of waves called electromagnetic wave और electromagnetic radiations। मतलब क्या है देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। देखो ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है। अगर ये एसेलरेट कर रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एसेलरेशन, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था, जो लिमिटेशंस की बात हो रही थी वहां पे भी मैंने बताया था ये मैक्सवेल की थ्योरी। अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये क्या होता है, एसेलरेट होता है, क्या होता है, एसेलरेट होता है। एसेलरेट का मतलब क्या है, एसेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी या तो स्पीड चेंज हो रही है या फिर इसका क्या चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों में से कोई एक चीज हो रही है, इनमें से चेंज हो रही है, तो ये एसेलरेट करेगा, यानी कि ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर सकता है या फिर ये ऑसिलेशन भी कर सकता है। ये ऑसिलेशन कर रहा है तब भी इसकी क्या हो रहा है, एसेलरेट करेगा। अब जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये वेरी टाइप में, मतलब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और साथ में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेरी करेगा, और वेरी करता हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, और जो वेरी करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट करते हैं तो वो क्या करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है, एसेलरेट कर रहा है।
तो यहाँ ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान से समझना, ये देखो ये एक्स, ये वाई जेड डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो ध्यान, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे ये जो है अलोंग द एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह से, है ना, अलोंग द एक्स नहीं, अलोंग द वाई एक्सिस अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और अलोंग द जेड एक्सिस ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका प्रोपोगेशन जो है, ये जो मूव करेंगे ये रेडिएशंस या ऑसिलेशंस जो करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, ये जो रेडिएशंस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होंगे वो प्रोपोगेट करेंगे एक्स डायरेक्शन में। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया? ये जो है वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने के लिए बस इतना सा याद रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री के एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं किसके, प्रोपोगेशन के, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मैं शॉर्ट में लिखूं DOP, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? और इस तरह की जो रेडिएशंस होती हैं, इस तरह का ट्रांसमिशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है कैसे बनती हैं? तो एक लाइन में बस याद रखना, जब एक चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है। क्लियर? चलिए जी, अब बात करें यहां से थोड़ा सा लाइन से हटके, एक बात समझिएगा कि जो लाइट होती है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो होती है उसका नेचर पार्टिकल भी होता है, उसका नेचर पार्टिकल भी होता है, उसका नेचर वेव नेचर भी होता है। कैसे समझना? लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन एज known from early days and speculation about its nature dates back to remote ancient times। बहुत पहले से बताया गया है कि जो लाइट होती है वो कैसी होती है, आपकी कैसी होती है, पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। और किसने बताया? इन अर्लियर डेज न्यूटन ने बताया लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स या कार्पसल्स। It was only in the 19th century when wave nature of light was established। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, इससे पहले लाइट का नेचर कैसा था? पार्टिकल नेचर था लाइट का। लेकिन मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करेक्टर। यानी कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा बताया मैक्सवेल ने? वेव नेचर बताया। ठीक है, उससे पहले क्या बताया जाता था? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर किसने बताया? न्यूटन ने बताया था। किसका? लाइट का। तो लाइट जो होती है एक तरह से, अभी आपको समझ में आया, लाइट का भी क्या है? ड्यूअल नेचर है। न्यूटन ने बताया पार्टिकल्स या कार्पसल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और मैक्सवेल ने बोल रहे हैं कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करेगी? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में करेगी। अच्छा, ये इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिए, इन्होंने बहुत सारे फिनोमिनाज भी एक्सप्लेन किए थे, और बहुत सारे फिनोमिनाज भी हैं, है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग थ्योरीज के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है, ठीक है, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस की बात करें तो ये सारे के सारे फिनोमेना लाइट के ही फिनोमेना हैं। आगे चल के हम थोड़ी थोड़ी सी इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन डिटेल में तो आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं, ये हमने मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी भी पढ़ ली, और लाइट के नेचर के बारे में भी समझ में आ गया कि दोनों ही तरह की चीज़ें लाइट के बारे में बोली गई, कि रेडिएशंस जो होते हैं, लाइट रेडिएशंस जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर भी होते हैं और उनका वेव नेचर भी होता है। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये पूरा पैराग्राफ या आगे वाली चीज़ें और भी हैं। देखो, अभी जैसा हमने बताया, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वी विल कंसीडर हेयर ओनली फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हम प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल
अभी बताया ये, जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट मतलब एक तरह से, अगर एक चार्ज पार्टिकल है ये, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक ये चार्ज पार्टिकल है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे मैं बोल दूं, जैसे आप पेंडुलम की तरह ऑसिलेट मान लो, या तो इस तरह से मान लो, या फिर ऑसिलेशन को आप इस तरह से भी मान सकते हो कि ये ऑसिलेट कर रहा है इधर और ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ पे कुछ नहीं, बस चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है कोई भी, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and both are perpendicular to direction of propagation of the wave. Simplified picture of the electromagnetic wave is shown in figure this. ये मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्ट ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं, और ये एक दूसरे के, ये तो है ही सही, और ये आपस में भी एक दूसरे के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये सारे के सारे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि इनका ये आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। पहले जो कंडीशन है ना ट्रेवलिंग की, सिंपल सी बात है, पहला एक पॉइंट ये हुआ। दूसरे अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जैसे साउंड वेव्स होती हैं, उनके ट्रेवल करने के लिए, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे वाटर की ज़रूरत होती है साउंड वेव, है ना, और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, ठीक है। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव प्रोड्यूस बाय इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर मीडियम। जैसे वाटर में जो होती हैं लहर बनती हैं, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम तो होता नहीं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मूव करने के लिए इसकी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ now well established that there are many type of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute that is called electromagnetic spectrum. तो मैं आपको बात कर रहा था कि types of electromagnetic radiations, types of electromagnetic वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनकी वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, अभी आगे हम यही बात करेंगे वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज जो हैं इनकी अलग अलग होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या एनर्जी के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कई सारी तरह की होती हैं, और इन सभी को एक जगह पर अगर बोलें तो हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सभी को अगर एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कौन कौन से टाइप की होती हैं देखो यार, सबसे पहला बोल सकते हो आप गामा रेज, कॉस्मिक रेज भी होती हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, इसके अलावा एक्स रेज, इसके अलावा यूवी रेज, इसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है विजिबल रेज, कौन सी, विजिबल रेज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये इंफ्रारेड IR रेज, या ये माइक्रोवेव रेडिएशंस या माइक्रोवेव्स, ठीक है। इसके अलावा ये FM या रेडियो वेव्स बोल सकते हैं, जो FM और AM दोनों तरह की होती हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेडियो वेव्स या मैक्रोवेव्स भी बोल सकते हैं, इनको मैक्रोवेव्स भी बोल सकते हैं। तो इतने तरह की होती हैं। अब इनमें आप देखो इनमें चेंज क्या हो रहा है, यहाँ नीचे की साइड में ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ लिख रहा है, या ऊपर की साइड में जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि इनकी रेंज बता रखी है कि यहाँ से यहाँ तक जो हैं वो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, यानी कि 10⁴ से लेके 10⁴ मीटर से लेके 10⁸ मीटर वेवलेंथ की जो होंगी वो मैक्रो होंगी। अच्छा, जैसे विजिबल या इनकी बात कर लें, जैसे किसी की बात करो, एक्सरेज की बात कर लो, तो एक्सरे की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक दूसरे से एसोसिएटेड टर्म है, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से, अभी आगे वही बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अलग अलग रीजन हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक रीजन जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ये ही हम सिर्फ देख पाते हैं, और इनका जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती हैं उनको ही हम देख पाते हैं। और इसी को हम, इस विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, विवग्योर, है ना, यही तो है विवग्योर। विवग्योर का मतलब ब्लू, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको हम बोलते हैं ये विजिबल रेंज है, यानी कि विजिबल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इतनी सारी हैं, उनमें से एक छोटा सा, ये जो आपको बिल्कुल छोटा पतला सा लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन जो दिख रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाया गया है इतना, ठीक है। इतनी छोटी सी जो लाइट है जिसको हम देख पा रहे हैं, जो सन से आ रही है, सन से तो बहुत सारे टाइप की लाइट आ रही है, जो हमको दिखाई देती है ना, वो इतनी छोटी सी रेंज है, इतनी छोटी सी, सबसे छोटी रेंज इसी की है, ठीक है। और यही हमें दिखाई देती है चारों तरफ, जितने भी कलर्स दिखाई देते हैं वो इसी रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वजह से दिखाई देती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारे के सारे अलग अलग दे रखे हैं यार, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज बता रखी हैं। वो फ्रीक्वेंसीज चाहें तो आप इसको याद कर लें, वैसे फिजिक्स में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप्स बताएं कितने कितने तरह की आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज की जाती हैं। डिफरेंट यूनिट्स या डिफरेंट टाइप के कह सकते हो आप पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे दीज रेडिएशंस आर characterized by properties namely frequency अभी मैं आपको बता रहा था ना, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इनकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 24 हर्ट्ज, 10 की पावर 22 हर्ट्ज, 10 की पावर 20 हर्ट्ज, ये जो है ये फ्रीक्वेंसीज है ना, फ्रीक्वेंसी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है अभी हम बात करते हैं। या वेवलेंथ जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। या वेव नंबर है, टाइम पीरियड है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बनेंगे, वो इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बनेंगे। तो कई सारे और भी पैरामीटर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, वो है कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं C से, स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको याद होगी या नहीं है तो याद कर लो। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं C से, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें अभी यूज होना होगा, ठीक है, इसको अभी याद कर लो आप। क्लियर है? चलो अब हम इन पैरामीटर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला पैरामीटर है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है उसको लैटिन एक सिंबल है लैम्डा, लैम्डा से इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं लैम्डा, ठीक है, इस तरह का, दिस इज लैम्डा, ठीक है, ओके। लैम्डा जो है वो किसका सिंबल है, वेवलेंथ का। क्या होती है वेवलेंथ? वेवलेंथ समझने से पहले आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कुछ इस तरह से होती है, इसको हम सिंप्लीफाइड तरह से इस तरह से लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस तरफ है, ठीक है, और ये इस तरह से इसके पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो ये एक वेव फॉर्म हो जाती है। अब इस वेव के जो टॉप जो पार्ट है, टॉप जो वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इसके टॉप जो हैं, ये टॉप जो हैं, आगे भी इसको आगे ले जाओ आगे ले जाओ, कैसे ले ना, तो ये टॉप जो हैं जहाँ पे हाईएस्ट टॉप है ना, हाईएस्ट जो टॉप है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो लोएस्ट जो डाउन है, लोएस्ट डाउन जो है उसको बोलते हैं ट्रॉफ। क्रेस्ट और ट्रॉफ, क्लियर है? क्रेस्ट बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ट्रॉफ बोलते हैं। क्लियर? अब इस हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ए बोला जाता है। ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो इधर है चाहे वो नीचे की साइड में है, जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड,
ठीक है। तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच में, दो नियरेस्ट क्रेस्ट या ये और ये दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच में या दो नियरेस्ट ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रॉफ। अब ये क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती हैं वो डिस्टेंस वाली यूनिट क्या हो सकती हैं, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकते हैं। ये सारी की सारी यूनिट किसकी भी होंगी, वेवलेंथ की भी होंगी। जैसे अब इनमें आपस में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻9 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर होता है। तो ये तो रिलेशन है, लेकिन डेफिनेशन और यूनिट आपको समझ में आ गए। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा जो है वो है पैरामीटर वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार। न्यू बार देखो इस तरह से भी बना सकते हैं, न्यू और इसके ऊपर ऊपर बार लगा दिया तो न्यू बार। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। और ये क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में जितनी भी, जैसे यहां से यहां तक, जैसे सपोज मैंने बोला यहां से यहां तक की अगर 1 मीटर डिस्टेंस है या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यूनिट लेंथ जो है उसमें कितनी वेव्स हैं, जैसे एक यहां पे 2 हुई, तो अगर यहां पे 1 मीटर में 2 वेव आ रही हैं तो यहां इसका वेव नंबर कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा आपका वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा की यूनिट जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है या डिस्टेंस की यूनिट होगी, तो उसका रिवर्स कर दोगे, क्योंकि 1/λ लिख रहा है तो इसका सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको न्यू से लिखते हैं, न्यू। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज ए वेव इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब क्या है समझना इसको, जैसे आप कोई भी एक इस पूरी मीन पोजीशन पर कहीं पे भी एक जगह ले लो, कहीं पे भी, मीन पे भी नहीं, कहीं पे कोई सी भी जगह ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अब यहाँ से मैंने 1 सेकेंड में यहाँ से कितनी वेव पास हुई, इस जगह से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हुई, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि ये इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे 1 सेकंड में 10 वेव पास होती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर इससे 1 सेकंड में 100 वेव पास होती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है। तो 1 सेकंड में किसी भी द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास होती हैं उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। या फिर एक नई यूनिट होती है हर्ट्ज, इसको याद रखना, हर्ट्ज होती है। ठीक है। या साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, यानी कि 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। 1 हर्ट्ज बोलें या 1 सेकेंड इनवर्स बोलें, एक ही बात है। ठीक है। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो आप बता देंगे हर्ट्ज होती है। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन की बात करें कि लैम्डा यानी कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखिए। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, न्यू इक्वल टू c/λ, c/λ। ठीक है। ये रिलेशन होता है किसमें, फ्रीक्वेंसी और इसमें वेवलेंथ में। और हमने अभी देखा कि 1/λ जो होता है वो होता है वेव नंबर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/λ, ये लैम्डा जो है 1/λ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे न्यू बार, न्यू इक्वल टू c इंटू न्यू बार। न्यू बार क्या है, यहाँ पे वेव नंबर है। क्लियर है, समझ में आया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या आप याद रखना। इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अभी हम करेंगे भी सही। ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज टाइम पीरियड। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट।
एक वेव को, एक पूरी वेव, जैसे यहाँ पे समझना, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है एक वेव, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस पूरी वेव को, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अब यहाँ से ये पूरी की पूरी, ये वाली जो वेव है, ये पूरी वेव जो है, इस वेव को पूरी को पास हो जाने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से एक पॉइंट से पूरी वेव जो पास हो जाएगी, ये वाली वेव पूरी की पूरी जो पास हो जाएगी, उस टाइम पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और टाइम पीरियड का कैसे निकालते हैं, टी इक्वल टू होता है 1/ν, मतलब फ्रीक्वेंसी का हम अब रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, यानी कि c इक्वल टू λ/t, या फिर 1/t इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से निकालो, न्यू इक्वल टू क्या होगा 1/t, तो 1/t को न्यू की जगह रिप्लेस करेंगे तो एक नया फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर अभी हमने जो पढ़ा था न्यू इक्वल टू c/λ, इससे यहाँ पे ये तो c की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से, मतलब वही है यार, मतलब स्पीड कैसे निकालते हो आप, इस स्पीड जो होती है, अब इसकी स्पीड को c अगर मैं बोल दूं, c तो वैसे लाइट की स्पीड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी लाइट की स्पीड से ही मूव करती हैं, तो c इक्वल टू हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या है, अगर लैम्बडा डिस्टेंस की बात करूं, कि अगर लैम्बडा डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इस पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, टाइम पीरियड के बराबर, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो c इक्वल टू क्या होगा, λ/t। t मतलब कैपिटल T इज नोन एज टाइम पीरियड। और लास्ट वाला जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड, मैंने सबसे पहले ही बता दिया। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। जो हाइट है, ये वाली हाइट, क्रस्ट की मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट, या ट्रफ की मैक्सिमम डाउन हाइट किससे, मीन पोजीशन से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने जो अभी आपको बताया, इनके ऊपर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल हो जाता है अगर आपको एक दो फॉर्मूलाज याद हैं तो। देखो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आपको याद है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ, इतना सा पता है आपको, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, देखो क्या है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। Calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic radiation spectrum belong to the, मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज है, तो किलो को मैं यहाँ किलो की जगह 10⁻³ रख सकते हैं। किलो जब भी लिखोगे, किलो का मतलब होता है 10⁻³ या 1000, तो हर्ट्ज लिख दिया मैंने, ठीक है सब। अब यहाँ मेरे से क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो मेरे को रिलेशन पता ही है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो आपको वेवलेंथ इक्वल टू क्या लिख देंगे, इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दो, इसको मैं इधर ले जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा c/ν। c की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे हर्ट्ज जो इसकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 1368 × 10⁻³, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसी को देख के लिख देता हूँ, आप बाकी इसको एक बार अच्छे से सॉल्व और कर ले, तो ये आ जाएगी 1219.3 मीटर। और ये जो इतनी जो है वो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा इतनी आई है, तो इसको आप मैच कहाँ से करें, ये इस कहाँ पे किसकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव्स। ये कैसे पता चलेगा, ये अभी हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला स्पेक्ट्रम, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे वेवलेंथ ली थी हमने, ये है ना, अब हमारी वेवलेंथ है इतनी मीटर वेवलेंथ आ रही है, ये वेवलेंथ कहाँ पे आएगी, देखो ध्यान से इसको, वेवलेंथ अगर इसको आप मैच करेंगे तो ये 200 के आसपास की जो वेवलेंथ है मीटर में, वो कहाँ पे है, 10⁻, ये तो आपकी क्या है 10⁻² है ना, और यहाँ पे 10⁻⁴, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गई। तो ये 10⁻⁴ का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10⁻² का मतलब क्या है 100,
और 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, 10 मतलब 100 से लेके और ये 10,000 तक है ना, 10,000 तक इस मीटर इस रेंज की जो हैं वो या तो रेडियो वेव्स हैं या लॉन्ग वेव्स हैं। तो आपकी जो मेन हमारी जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो कितनी आ रही है 219, तो ये हमारी कहाँ आ जाएगी, एक तरह से रेडियो वेव्स में भी ही आ जाएगी। समझ में आया? चलिए क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बात करते हैं। हाँ चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आप समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वॉयलेट, वॉयलेट का जो वेवलेंथ दे रखा है वो 400 नैनोमीटर दे रखा है, एंड रेड का जो वेवलेंथ दे रखा है वो 750 नैनोमीटर दे रखा है। यानी कि यहाँ वॉयलेट से लेकर रेड तक के हैं, और इन वॉयलेट का जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो दिया है 400 नैनोमीटर, और रेड का जो वेवलेंथ दिया है वो दिया है हमें 750 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो हमने रिलेशन पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। अब हमारे पास लैम्बडा दे रखी है, तो इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। हमारे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ये हमने अभी पढ़ा ही है। और लैम्बडा की जो वैल्यू है वो यहाँ दे रखी है 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ऑब्वियसली ये वैल्यू मीटर में है, तो 10 की पावर -9 और करेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो हमने ये रखा, यहाँ पे मीटर वैल्यू रखा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है आएगी वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें रेड के लिए निकालनी है, रेड के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम ऐसे रेड के लिए भी निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई इसका 750, और इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की फ्रीक्वेंसीज आ गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज़ वैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके दे भी रखी हैं, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ दिस। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में येलो की वेवलेंथ दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो हम इसकी वेवलेंथ को एक बार मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो SI यूनिट या SI यूनिट में यूज़ होती हैं। मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया हमने 10 की पावर -10। ठीक है, येलो के लिए। और इसके लिए हमसे पूछ रहा वेव नंबर। वेव नंबर होता है लैम्बडा, सॉरी न्यू बार फॉर येलो। और न्यू बार क्या होता है 1 अपॉन लैम्बडा येलो के लिए। और 1 अपॉन लैम्बडा कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 5800 इंटू 10 की पावर -10, और यहाँ पे हमारी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। क्लियर है। चलिए कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज, मैं कैलकुलेशन वैसे यहाँ पे भी दे रखी है, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी वैल्यू क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है C अपॉन लैम्बडा। C की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू, अब ये किसके लिए, येलो के लिए, तो y लिख देता हूँ मैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितनी है 5800 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी, और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है कुछ इतनी। क्लियर है। तो आपको बस दो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था ना इनिशियली फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझदारी से पढ़िएगा। तो ये एक टॉपिक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।